नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत था आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में, जिसके तहत हम जीएस प्रश्न पत्र 4 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि नागरिक घोषणा पत्र और सूचना के अधिकार ने कुछ हद तक सरकार के कामकाज के प्रति लोगों के मन में उत्पन्न विश्वास की कमी को कम करने के लिए अच्छा प्रयास किया है। टिप्पणी करना है, 8 अंक का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। देखिए, भूमिका में भाई वही है कि नागरिक घोषणा पत्र और सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में ही चीज़ें पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, यही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया कि नागरिक घोषणा पत्र और आरटीआई को सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली और शासन की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए जो है वो अधिनियमित किया गया था। इन दोनों ही कानूनों से शासन प्रशासन में कुछ हद तक जो है वो पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता तो सुनिश्चित हुई, किंतु अभी भी समस्याएं जो हैं वो विद्यमान है। चूंकि इसमें देखिए, आपको टिप्पणी करना, तो टिप्पणी में ये चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती है कि पक्ष विपक्ष बताते हुए आप जो है एक निष्कर्ष दीजिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसके पक्ष में बताइए कि भाई नागरिक घोषणा पत्र या सूचना का जो अधिकार है, इससे हमको जो है वो लाभ क्या हुआ, और फिर आप इसकी सीमाओं को बता दीजिए और एक छोटा सा निष्कर्ष, आपका उत्तर जो है कंप्लीट हो गया। और अगर आप जो है टिप्पणी को ध्यान में नहीं दिए और इसकी सारी पॉजिटिव चीज़ें ही बता के चले आए, और आप ये उम्मीद करिए कि बस बहुत आसान प्रश्न था और ये तो हमारा पढ़ा हुआ आ गया, क्योंकि नागरिक घोषणा पत्र या सूचना का अधिकार जनरली बच्चे जान ही रहे हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी रिजल्ट जब निकलता तो काफुर रहती है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के पुछल्ले शब्दों का जो है वो ध्यान नहीं रखते। और जब आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, और परीक्षक इसी का ध्यान रखता है, क्योंकि देखिए हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हम लोग को पता है कि जनरली स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं। हम लोग इस पे देखेंगे ही नहीं चीज़ें, हम ये देखेंगे कि टिप्पणी वाली चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। और अगर टिप्पणी नहीं हुई है तो आपकी मार्किंग यदि 8 अंक का है तो वो कितने में होगी? मात्र 5 अंक में होगी। 3 अंक तो आपका ऐसे ही गया, और 5 में आप कितनों बढ़िया लिख दीजिए तो हम आपको 3 नंबर से ज़्यादा तो दे नहीं सकते। तो यानी कि 8 में आप पाए 3, मतलब आप जो है रेस से बाहर हो गए। क्योंकि जनरली जब तक आप 8 में जो है 5 साढ़े 5 नंबर नहीं पाएंगे, तब तक आप एसडीएम तो नहीं बन पाएंगे। और 3 नंबर पा रहे हैं तो आप मेंस ही फेल कर रहे हैं, 4 साढ़े 4 नंबर तक चले जा रहे हैं, तो आप नायब तहसीलदार की रेस में बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना होगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप मुख्य परीक्षा में बैठिएगा, या अभी भी जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो वो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्योंकि अगर प्रश्न को आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करते चले जाएंगे, तो होगा क्या कि आपकी बिखरने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। और जब आप बिखरेंगे, टू द पॉइंट नहीं रहेंगे, तो आप जो है अंक नहीं पाएंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग की पहली शर्त ही होती है कि आप प्रश्न को खूब ध्यान से समझ करके टू द पॉइंट बने रहिए, मतलब प्रश्न के अनुरूप ही आपका उत्तर रहे। ये नहीं है कि प्रश्न जो है बक्सर की लड़ाई पे पूछा जा रहा है तो आप सालबाई के संध पे लिख करके आएंगे, तब तो फिर आपको शहीद होना तय है। और इसीलिए बच्चे जो है मुख्य परीक्षा में फेल होते हैं। जब मुख्य परीक्षा ख़त्म होता है तो बहुत से बच्चे अपना फ़ोन ऑन करते हैं, क्योंकि भाई उसके पहले हम लोग साथ बने रहते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद वो फिर एक फीडबैक देने का प्रयास करते हैं, तो आते हैं संस्थान पे, मिलने आते हैं, हम लोग पूछते हैं कि कैसा गया। तो जनरली अगर 10 बच्चे आए तो 10 में से 7-8 बच्चे तो ऐसे रहेंगे कि सर बहुत शानदार गया, और इस बार इंटरव्यू कॉल होनी तय है। और उसी में अगर कभी कोई प्रश्न लेकर के आ गया और उस पर डिस्कस करने लगा, तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई, हम लोग पूछते हैं कि कैसे लिखे इसको जरा थोड़ा बताओ। तो कुछ बच्चे अच्छा लिखे रहते तो हम लोग कह देते कि नहीं, अगर इस तरीके का लिखे हो तो ये मान के चलो कि अच्छा नंबर पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि भाई जो है कि सर मतलब जो आ रहा था लिख के आ गए, अब एग्जामिनर का काम है कि अपनी काम की चीज़ें छाटे भी ने और नंबर दे। तो फिर वो अप्रोच ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में चल जाएगा, यहाँ तो नहीं चलेगा। यहाँ तो आपके साथ धोखा होना तय है, और होता भी है। तो ऐसे धोखे से बचिए, इसलिए प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़िए। फिर नागरिक घोषणा पत्र ने सेवाओं की आपूर्ति के बजाय
मांग आधारित करके इसे जन केंद्रित जो है वो बनाया, जिससे लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिला। जो पहला नागरिक घोषणा पत्र का जो पहला अचीवमेंट है कि भाई इसने जो है क्या पॉजिटिव दिया, तो सबसे पहला पॉजिटिव प्रयास आप इसी को बताइए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आगे देखिए, वहीं अगर आरटीआई की बात करें तो आरटीआई से लोग आसानी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे लोगों में कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इस अधिकार से लोग सशक्त भी हुए हैं एवं कई आरटीआई के माध्यम से बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का जो है वो खुलासा भी हुआ है। इससे लोगों को अपने अधिकारों का लाभ उठाने और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है। भाई आरटीआई तो इतना सशक्त माध्यम है किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने का, कि सपोज करिए कि आप एक गांव में रहते हैं और वहाँ आपके गांव से जो मेन हाईवे है उसे एक सड़क बनी, और उसका बजट चूँकि टेंडर निकलता है तो सारी चीज़ें अब तो ऑनलाइन रहती हैं। यदि आपको लगा कि वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और जब आपको ठीक है वहाँ तक तो ठीक है, 2 करोड़ का आपने समझा, लेकिन जब आप उसकी गुणवत्ता को देखें तो ये लगा कि नहीं यार ये चीज़ें तो प्रभावित हैं और गुणवत्ता की क्वालिटी नहीं है, तो बस आप एक आरटीआई डालिए और वाकई में उसकी जांच होगी, और जो गुणवत्ता के जो मानक है उसके अनुरूप अगर वो सड़क नहीं पाएगी तो उस जो ठेकेदार है उसका तो लाइसेंस कैंसिल होगा, वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, मतलब सारी दुर्गति उसकी होनी तय है। किसके माध्यम से? आरटीआई के माध्यम से। या आपका कोई काम लटका हुआ है, कोई समस्या हो रही है, कोई अधिकारी नहीं कर रहा, तो आप एक आरटीआई डाल दीजिए, देखिए वो दौड़ते हुए चीज़ों को करेगा। और हमारे एक फ्रेंड है अतुल कुमार दुबे जी हैं, काफ़ी हमारे करीबी हैं, और वो इसमें बहुत सशक्त हैं। मैं तो उनके साथ जब रहता हूँ तो वो दिखाते हैं कि देखिए मिश्रा जी मैंने ऐसा किया इनको, और बहुत ज़्यादा वो अपने क्षेत्र में इसलिए लोकप्रिय भी हैं क्योंकि वो आरटीआई के माध्यम से समझ लीजिए कि जिले भर के जो भी अनैतिक काम करने वाले अधिकारी हैं उनसे त्रस्त रहते हैं, और अगर उनकी चीज़ें पहुंचती हैं तो जान के कर देते हैं कि यार ये जो है बंदा हार मानने वाला नहीं है और हमको बहुत परेशान कर देगा। तो और चूंकि आरटीआई में एक समस्या ये है, अभी आगे बताएंगे भी, कि लोग इसके अधिकारों को लोग जागरूक नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि उनको जो है कितनी बड़ी शक्ति मिल गई है। यूपीए सरकार के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा ये लाई गई प्रक्रिया थी, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और भाई देखिए सरकारें कोई भी हो जो अच्छा काम करेगा वो बधाई के पात्र हैं, तो उनको बिल्कुल बधाई मिलनी चाहिए। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं आरटीआई के, और आरटीआई के ही द्वारा देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं उनका जो है घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ, और जो उसके पीछे के जो लोग थे उनको सज़ा भी मिली, दंडित भी हुए, उनकी नौकरियां गई। कई स्टेट में तो ऐसे थे कि जो मंत्री थे और वो अपने पद से उनको हाथ धोना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आप इसके फ़ायदे में बता सकते हैं आरटीआई और नागरिक घोषणा पत्र के। अब चूंकि टिप्पणी करना है तो इसकी सीमाओं पे ही आना होगा, और देखिए फ़ायदे तो इसके अनेक हैं, लेकिन चूंकि 125 शब्दों में लिखना है, 8 अंक में लिखना है, आपको यहाँ जो है मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा इस पर 6 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं देना, 6 से 7 मिनट, 6 मिनट तो 7 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 मिनट में लिखना है। तो अब अगर 6 मिनट में अगर बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे तो आगे छूटेगा, तो बहुत ज़्यादा लिखने का भी मोह मत पालिएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो है क्लास आप संक्षेप में लिया करें। देखिए क्लास तो हमारी संक्षेप में रहती है, कुछ चीज़ें हम बीच बीच में बोलते रहते हैं, तो ये भी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अगर हम कोई उदाहरण दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो आप इसका उपयोग जो है अपने एस्से में करिए, एथिक्स में करिए, एथिक्स के पेपर में, इंटरव्यू में करिए। और साथ ही साथ चूँकि ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ हम मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करा रहे हैं, हम जनरली उन बच्चों को भी इसके माध्यम से एड्रेस करना चाहते हैं कि जो तैयारी में आना चाहते हैं। अगर आप लोग बहुत समर्पित हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तो आप हमारे बैच से जुड़े अब की बार मेंस पर, वहाँ तो आपको हमसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप डायरेक्ट टेस्ट दीजिए, आप जो है मॉडल आंसर लीजिए, आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी। यहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन बच्चों के लिए भी कुछ बेहतर प्रयास कर सकें जो दूर दराज के हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं,
या दिल्ली नहीं आ सकते, इलाहाबाद नहीं जा सकते, अब तो सारी प्रयागराज हो गया है, तो हमारा उद्देश्य उन बच्चों को लेकर के भी है। तो इसीलिए थोड़ी सी चीज़ें तो लंबी हो रही हैं। और देखिए यहाँ कुछ भी अनावश्यक नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम दिन भर इतना बोले रहते हैं। विश्वास करिए कि हमारी क्लासेस रहती हैं यहाँ, जब आपके सामने जब इसको हम रिकॉर्ड किए रहते हैं तो शाम के समय में करते हैं, और शाम में सबसे ज़्यादा हम थके रहते हैं, मतलब दिन भर इतनी क्लास लिए रहते हैं। फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बोलते इसलिए हैं क्योंकि इसका आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मिसगाइड हैं, और वो हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेली सैकड़ों बच्चे आते हैं, हम उनको फेस करते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है, फ़ोन के द्वारा जुड़ते हैं हमसे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, तो हमको पता है ना कि स्थिति क्या है। तो यहाँ हम उन बच्चों की समस्याओं का भी निराकरण करने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो आप लोग टॉलरेट करिए, और यदि उसके बाद भी लग रहा तो थोड़ा सा इसको फास्ट करके सुन लीजिए। और जो मुख्य परीक्षा के बच्चे हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें हमारी, अगर उनको लगे तो। ऐसा नहीं है कि बाध्यता नहीं कि हमको पूरी तरीके से सुनिए, जहाँ आपको लगे कि जो काम की चीज़ें सुन लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। हालांकि उनकी कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्न हैं, जैसे इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारी नहीं है। मतलब ये जो आरटीआई है या जो नागरिक घोषणा पत्र है, तो इनको जो लागू करने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, तो जब भी आप कोई आरटीआई के माध्यम से कुछ आवेदन करते हैं, जब आप रिकॉर्ड मांगते हैं, तो एक हवाला दिया जाता है कि भाई टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो उस लेवल का वर्क फोर्स हमारे पास नहीं है। तो वर्क फोर्स की समस्या जो है वो भारत के प्रत्येक संस्थान जो है वो सामना कर रहे हैं, तो वो ये भी कर रहे हैं, तो आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। फिर कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे उनके सुचारू क्रियान्वयन में जो है वो बाधा आती है। तो सबसे पहली सीमा तो वही है कि जो वर्क फोर्स की कमी है वो आप बता रहे हैं। ये कुछ हमारे बैच चल रहे हैं अब की बार मेंस पर। देखिए ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और इसके माध्यम से हम पेपर 1 से लेकर के 6 तक पूरा कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। प्रत्येक पेपर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, और प्लस जो संभावित महत्वपूर्ण पीवाई की उसको भी कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग अभी इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़े, क्योंकि यहाँ करीब करीब हम 500 प्रश्नों का ऐसा सेट देंगे कि आप इसको ही करके केवल चले जाइए, तो बहुत अच्छी स्थिति में मुख्य परीक्षा में रहने वाले हैं। ये हमारा दूसरा जो बैच है, शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए है कि जो इस बार किसी कारण से प्रीलिम्स में रह गए हैं और अगली बार की पीटी के लिए गंभीर है। तो बहुत अच्छा अवसर है कि अभी वो अपने मुख्य परीक्षा की चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि जब तक आप मुख्य परीक्षा को बहुत अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, पीटी पास होते रहिए और मुख्य परीक्षा में फेल होते रहिए, मतलब आपकी जो पीटी की सफलता है वो 3 महीना में ही फुस हो जाएगी जब आप मुख्य परीक्षा में दे करके आएंगे, और दे करके आने भी पता चल जाएगा कि हम तो फेल हो रहे हैं। तो क्या मतलब है, आप 2 बार पीटी फेल कर जाइए, लेकिन जब पास करिए तो फिर जो है फाइनल सिलेक्शन लीजिए, और वो फाइनल सिलेक्शन तभी होगा कि जब आप मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। और मुख्य परीक्षा में बेहतर स्थिति में कब रहेंगे, जब आप खूब आंसर राइटिंग किए होंगे। और यदि अभी आप जो टॉपर हैं, एक 4th या 5th रैंक पे है, एक गर्ग करके हैं, उनका मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर पढ़ा कम है लेकिन मैंने आंसर राइटिंग खूब किया है, और मैं बार बार, ये तो अब चूंकि वो सेलेक्ट हो गए वो कह रहे हैं तो आप उस ज़्यादा समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और मैं अपने पहले वीडियो से कह रहा हूँ कि अगर आपको यूपीएससी पास करना है तो खूब आंसर राइटिंग करिए। आपके ज्ञान भले कम हो, लेकिन यदि आपको लिखने आ रहा है, आपके अंदर लेखन कौशल है, तो आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस निश्चित तौर पे पास कर जाएंगे, और आप ज्ञान के महासागर हो जाइए। लिखने नहीं आ रहा है तो आप यूपीएससी में कभी आप पास नहीं करेंगे। इसलिए देख लीजिए कि जो प्रोफेसर होते हैं बच्चे, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनका बड़ा खराब परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि उनमें उस तरीके का लिखने का अप्रोच ही नहीं डेवलप होता है। वो विषय विशेषज्ञ तो हो जाते हैं लेकिन इधर अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जो है आंसर राइटिंग करिए, और आंसर राइटिंग ही जो है आपकी सफलता का एक मात्र कारण है, क्योंकि आप यहाँ करेंगे धीरे 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 आप इम्प्रूव करते जाएंगे, और 4-6 महीना में बहुत अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। ये दोनों बैच में जहाँ आपको जैसा भी जिसके लिए एलिजिबल हो उससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। इसी तरीके से आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, जो भी आप भेजेंगे
अगर आपका आधा नंबर भी कटा होगा तो बताया जाएगा क्यों काटा गया है, और फिर मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो ये दोनों पेपर में सेम प्रक्रिया होगी दोनों बैच में। बस ये है कि जो अब की बार मेंस पार है वो थोड़ा सा फास्ट चलेगा, वहाँ आपको क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा मिलेगी, एक दिन में 6 से 8 क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। यहाँ क्या है कि 2 से 4 क्वेश्चन मिलेगा, फ़र्क इतना ही है। फिर अगला देखा जाए तो शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण सभी लोगों को इसका लाभ जो है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि सेवा प्रदाता लोग इनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनके अधिकारों का जो है वो हनन कर लेते हैं। मतलब नागरिक जो अधिकार पत्र है या आरटीआई जो अधिनियम है तो उसको ले करके देखिए, हम आप एजुकेशन फील्ड में हैं, इस चीज़ की तैयारी किए हैं या आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसकी महत्व पता है, आप इसको संचालित करना जानते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जाते हैं तो इन सब चीज़ों से जो है वो वंचित रहते हैं, या इस पे वो ध्यान नहीं देते, या उनको लगता है कि चलो कर लेंगे, या अवॉइड करते हैं। तो इसी का फ़ायदा कौन उठाता है? जो सेवा प्रदाता लोग होते हैं, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो कायदे से देखा जाए तो साक्षर ही नहीं है, लेकिन उसमें जो साक्षर लोग भी हैं वो कहने को साक्षर हैं, वो अपने अधिकारों को लेकर के इतना ज़्यादा मुखर नहीं है, अवेयर नहीं है। तो इन जो सेवा प्रदाता लोग हैं इनकी मनमानी चलती रहती है। तो एक ये भी समस्या, आप इसका भी उल्लेख कर दें। इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि नागरिक घोषणा पत्र एवं आरटीआई कानून दोनों ने ही काफ़ी हद तक सरकार के कामकाज के प्रति जन विश्वास को जो है वो बढ़ाया है। यदि इनमें निहित कुछ कमियों का सुधार कर लिया जाए तो यह और प्रभावी तरीके से कार्य कर सकेगा। मतलब आप कितना पॉजिटिव निष्कर्ष दे रहे हैं, और आपको निष्कर्ष में यही अप्रोच रखना भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब कुछ कमियां आप आ जाइए तो बस एकदम उसी कमियों को लेकर के आप फायर हो जाइए कि, और इंटरव्यू में भी इस तरीके की चीज़ों को बचिएगा। इंटरव्यू में तो आपको और ज़्यादा जो है वो सब उकसाएंगे कि आप जो है ऐसा कुछ बोलिए ताकि आपकी जो वास्तविक चीज़ें हैं वो निकल के आए। तो कूल बने रहिएगा। खैर चलिए, जब इंटरव्यू की चीज़ें आएंगी तो उस समय हम लोग पर्सनली गाइड करते रहते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं, वो तो बात की बात है। अभी आप लोग मुख्य परीक्षा को दीजिए, और निष्कर्ष में आपका यही अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए, आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और ये टेलीग्राम है हमारा। आप लोग यदि अभी तक इससे जुड़े नहीं तो इससे जुड़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको हमारे एडमिन्स के द्वारा डेली निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और ये हमसे भी जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है कि आप कुछ भी आपकी क्वेरी होगी आप डालेंगे तो हमारे एडमिन्स हैं वो जवाब देते रहते हैं, हम भी जवाब देते रहते हैं। तो आप लोग इससे जुड़िए। दूसरा ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा समृद्धि IAS, जिससे अभी हम रूबरू हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के द्वारा जो है वो आगे बढ़ाना भी है। और अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।